मैं हूं आलिया नाज़की। आज सरबीन का अहम मौजू है इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने की बरसी से एक दिन कबल श्रीनगर में सख्त कर्फ्यू। हालात के पेश नज़र लोगों को मुस्तकबिल के बारे में शदीद तशवीश। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुनहदिम की गई बाबरी मस्जिद की जगह पर कल एक शानदार मंदिर की बुनियाद रखने वाले हैं। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट टेस्ट सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। हम जायजा लेंगे कि किस मुल्क की बॉलिंग मजबूत और किस का बैटिंग में पलड़ा भारी है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में 2 रोज के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और नीम खुद मुख्तारी के खात्मे का 1 बरस मुकम्मल होने के मौके पर इंतजामिया के बकौल शदीद एहतजाज का खदशा है, इसलिए ये इक़दाम उठाया गया है। 5 अगस्त 2019 को इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया था। इस इक़दाम ने खित्ते की तारीख और जोग्राफिया को बदल कर रख दिया था। BBC के नामनिगार आमिर पीरजादा ने खित्ते का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि इस 1 साल में क्या बदला है। अब्दुल करीम श्रीनगर के डल झील में 40 साल से शिकारा चलाते आए हैं। पिछले 1 साल से टूरिस्ट के न आने से ये पूरा समुदाय बेरोजगार सा हो गया है। अगर 10 पैसा कमाता है, आजकल 2 ही पैसा कमाता है। जो शिकारा सामने होता है ना, ये 1.5 लाख का, 50,000 रुपया लगता है अभी रिपेयरिंग का, वो क्या करेगा। ठेकेदारों और मजदूरों का एक बड़ा समुदाय जहलम नदी से रेत की निकासी पर निर्भर है, लेकिन अब इनका रोजगार भी खतरे में नजर आ रहा है। अनुच्छेद 370 के जाने से यहाँ के माइनिंग के ठेके कश्मीर से बाहर के लोगों के लिए भी खुल गए, जो 5 अगस्त 2019 से पहले सिर्फ यहाँ के बाशिंदों के लिए ही रिजर्व थे। इस साल ज्यादातर ठेके जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को मिले, जिससे यहाँ के लोग काफी निराश हैं। जब से ये टेंडर्स वगैरह निकले हैं, पिछले 1 महीने से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो हमें बोल रहे हैं, ठेकेदार आ रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं या तो आप काम बंद कर दो या हमें दिन का 1200-1300 रुपये दे दे। हमें इसमें फिर कुछ बचता ही नहीं, या तो हमें ये काम बंद करना पड़ेगा, हमें फिर घर में बैठना पड़ेगा। लोगों का डर है कि ये बस शुरुआत है। अगर उनका काम जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को मिलता रहा और बाहर के लोगों को यहाँ की डोमिसाइल मिलती रही, तो यह एक सीरियस डेमोग्राफिक बदलाव ला सकता है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा तो मिला, लेकिन अभी भी लोगों की 2 बड़ी मांगे हैं। एक, उन्हें अपना लेजिस्लेचर दिया जाए, और दूसरा, जॉब्स और प्रॉपर्टी राइट्स की हिफाजत की जाए, जो कि पहले उन्हें अनुच्छेद 370 से मिलता था। हमने कुछ स्टूडेंट्स, पत्रकार और व्यापारियों से बात की। अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स है कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, बिकॉज देयर इज नो ऑर्डर्स। फ्यू से कि डोमिसाइल लॉ आएगा, डोमिसाइल लॉ किस तरह से आएगा, वो भी एक कंफ्यूजन्स है। एंड मोर और लेस एक ऐसा लीडर नहीं है जो हमें लीड करके ले जाए। कागजी तौर पर, ज़बानी तौर पर बहुत मिल रहा है, इतना पैसा, लेकिन अभी तक ग्राउंड पर हमें जरूरी नजर आते हैं। यूथ के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन है कि अब एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग क्या होगा, कि बाहर के नॉन लद्दाखी के सारे जॉब्स लेके जाएंगे या फिर हमारे लिए जॉब रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा। करंटली उसका कोई स्टेटस कुछ पता नहीं है, तो बच्चे काफी कंफ्यूज भी हैं। लद्दाख के आम लोगों के मन में कई सवाल हैं, मगर यहाँ के रिलीजियस लीडर्स का कहना है कि सरकार पर सवाल उठाना जल्दबाजी होगी। इट्स अ न्यू सेटअप, पूरा एक छोटे डिस्ट्रिक्ट से एक यूटी बन गया है, तो इट विल टेक टाइम। हमें गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए प्रोसेस में, लॉज बनाने में। अभी जैसे हमारा डिमांड था यूटी विद लेजिस्लेचर नहीं मिला, मगर होम मिनिस्टर ने ये बोला कि ले के हिल काउंसिल को और करगिल के हिल काउंसिल को एज इट इज रखा जाएगा। तो हमारा ये भी डिमांड है कि इन्हीं काउंसिल्स को एम्पावर किया जाए। जब तक लद्दाख के लोगों को अपनी यूनियन टेरिटरी को चलाने के सभी अधिकार नहीं मिल जाते, ये मांग शायद जारी रहेगी।
दावे और वादे तो कई किए गए, लेकिन ऑन ग्राउंड चीजें बहुत कम बदली। उल्टा इसकी वजह से लोगों के अंदर डर, भ्रम और इनसिक्योरिटीज देखने को मिली। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर वैसे तो काफी अलग अलग रीजन है एक दूसरे से, इनकी समस्याएं भी अलग है। एक चीज जो इन तीनों रीजनों में कॉमन देखने को मिली वह अनिश्चित भविष्य की चिंताएं। मैं आमिर पीरजादा, BBC न्यूज। खुसूसी हैसियत खत्म होने के 1 साल बाद भी कश्मीर में आम जिंदगी मामूल पर नहीं आई है। बंदिशों, गिरफ्तारियों और गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तिजारती अंजुमनों को खदशा है कि कश्मीर की मईशत को बहाल करने की खातिर कोई फौरी कदम न उठाया गया तो वादी में अनारकी फैल सकती है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट। अपने ही घर के सहन में काश्त की गई सब्जियां बेचकर पेट पालने वाला एजाज अहमद चंद ही माह पहले एक कामयाब ताजर था, लेकिन कश्मीर की तवील कशीदगी और अब कोरोना की वबा से एजाज के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। पिछले 2-3-4 सालों से यहाँ पे टूरिस्ट कम है, तो इसीलिए मुझे बाहर जाना पड़ा जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब ही नहीं है। जॉब की प्रॉब्लम से मेरी जो सब्ज़ी है वो मैं कलेक्ट करता हूँ फार्मर्स के 70%, और जो मुझे घर से निकलती है वो मैं यहाँ पे बिक्री करता हूँ। तो थोड़ा मुझे जो घर के जो खर्चात होते हैं वो तो निकलते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जॉब ही नहीं है। सरकारी नौकरियां तो अब नहीं मिलती और कारोबार या सन्नतकारी के लिए न माहौल मुनासिब है और न वसाइल। यहाँ पे तो प्रॉब्लम बहुत सारी है। लॉकडाउन होगा या दूसरा कोई इशू होगा, कर्फ्यू होता है। अभी कोविड तो ये प्रॉब्लम तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इसको तो हम नहीं कह सकते हैं। फिर भी कश्मीर में बहुत डिफ़िकल्ट है जॉब के लिए। अगर सिचुएशन ऐसे ही होगी तो हमें यही काम करना पड़ेगा। गुज़िश्ता बरस कश्मीर की आईनी खुद मुख्तारी के खात्मे का निहायत गैर मकबूल ऐलान किया गया तो बंदिशों, कर्फ्यू और हड़तालों से तालीमी और तिजारती सरगर्मियां मअतल हो गईं। रही सही कसर कोरोना वबा से बचाव के लिए नाफिज होने वाले लॉकडाउन ने पूरी कर दी। पहले ही जम्मू कश्मीर की आबादी का 1/4 हिस्सा बेरोजगारी में मुब्तला था, लेकिन ताजिर कहते हैं कि अब ये शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। इसके खतरात बहुत हो सकते हैं और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ द डे को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको एक प्रायोरिटी वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी भी होनी चाहिए। ये सिर्फ नहीं देखना है कि इस चीज़ से हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मगर आप लोगों को देखना है कि लोग अपनी ज़िंदगियां कैसे चलाएंगे। कल ऐसा ना हो कि कल सारी कौन सड़क पे हो, क्योंकि वैसी एक फिक्र है, वैसा एक कंसर्न हमें नज़र आता है। दफा 370 हटाने के बाद जो कानून साजी हुई है उसके मुताबिक कश्मीर में सरकारी नौकरियों के अहल अब गैर कश्मीरी भी होंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम, कशीदगी और गैर यकीनी की सूरत हाल के बीच बेरोजगारी एक नए चैलेंज के तौर पर उभर रही है। गुज़िश्ता 30 साल के दौरान कश्मीर की मईशत में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये पहला मौका है कि बेरोजगारी अब घर घर की कहानी है। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, इंडिया में मुनहदिम की गई बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। इंडिया में कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या में मुनहदिम तारीखी बाबरी मस्जिद के मकाम पर एक आलीशान राम मंदिर का संग बुनियाद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक तवील मुकदमे के बाद इस जमीन की मिल्कियत का हक राम मंदिर को दिया था। मंदिर के संग बुनियाद के लिए 5 अगस्त की तारीख रखी गई है। इसी रोज 1 बरस कबल कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की गई थी। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। मंदिरों के शहर अयोध्या को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। पूरा शहर खुशी में डूबा हुआ है। कल यहाँ एक आलीशान राम मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखा जाएगा। जगह जगह खुसूसी पूजा और दुआओं का एहतमाम किया गया है। कल 5 तारीख को जो है जो वहाँ पर शिलान्यास शिला पूजन होने वाला है, उसके लिए विशेष जो हनुमान जी के यहाँ सिंदूर चढ़ता, चोला चढ़ता है, जिसमें उसका विशेष महत्व है हमारे सनातन धर्म में।
साले सनातन धर्मावलंबी अपना कोई शुभ काम करने के लिए उसको ले जाते हैं यहाँ से। कोरोना के सबब संग बुनियाद की तकरीब में पूरे मुल्क से सिर्फ 175 आला हिंदू साधुओं और अहम शख्सियात को मदऊ किया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला तकरीब की तैयारियों का खुद जायजा ले रहे हैं। उनका कहना है कि कल का दिन एक नए इंडिया के आगाज का दिन होगा। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला को रखने का अवसर भी है। राम मंदिर मुनहदिम तारीखी बाबरी मस्जिद के मुकाम पर बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की मिल्कियत का फैसला मंदिर के हक में किया था। एक आलीशान राम मंदिर का संग बुनियाद खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी रखेंगे। सभी सियासी जमातें मंदिर की तामीर का खैर मकदम कर रही हैं, लेकिन बाज रहनुमाओं ने मंदिर की तकरीब में वजीर आजम की शिरकत पर एतराज किया है। प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है। और अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। 500 बरस पुरानी बाबरी मस्जिद को दिसंबर 1992 में हजारों हिंदुओं के एक हुजूम ने मुनहदिम कर दिया था। हिंदुओं का कहना था कि बाबरी मस्जिद उनके भगवान राम के मंदिर के मुकाम पर बनाई गई थी। इसकी बाजियाबी के लिए बीजेपी ने एक तवील तहरीक चलाई थी। राम मंदिर की तामीर बीजेपी के सियासी एजेंडे का एक अहम हिस्सा है। शकील अख्तर, BBC न्यूज, दिल्ली। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से खबरों के अलावा तज्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोस भी मिलेंगी। पता है bbc.com/urdu। और कोरोना वायरस की वजह से जूं कई मुल्कों में मास्क पहनना जरूरी करार दिया जा रहा है। बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं कि कोई ऐसा मास्क नहीं मिलता जो हर किसी को फिट आ जाए। मसलन वो लोग क्या करें जो पगड़ी पहनते हैं या जिनकी दाढ़ी लंबी है। ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि एक बरतानवी खातून ने इसका हल निकाल लिया है। तफसील खदीजा आरिफ से। घर से निकलते वक्त अब फोन, चाबी और बटुए के अलावा मास्क उठाना भी जरूरी है। दर्शन सिंह की तरह बहुत से सिख हजरात को पगड़ी और दाढ़ी के साथ मास्क पहनने में मुश्किल होती है, लेकिन दर्शन सिंह की खुशकिस्मती ये रही कि उनकी बहू खुद एक डिजाइनर है। वो मर्द जो अमूमन पगड़ी पहनते हैं वो इलास्टिक कानों पर नहीं चढ़ा सकते हैं क्योंकि उनके कान तो पगड़ी से ढक जाते हैं। मुझे काम से जो मास्क मिला था, पगड़ी की वजह से इसे पहनने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मुझे इसे डोरी के साथ पगड़ी के ऊपर बांध कर रखना पड़ता था। उन्होंने पूछा कि इसका कोई हल है। मैंने कहा मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी, मुझे दिमाग लड़ाने दें। और फिर सनी ने वाकई एक हल निकाल लिया और लंबी दाढ़ियों वाला एक नया मास्क बना लिया और उसके साथ एक थैली भी लगा दी। इंग्लैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मास्क पहनना पहले से ही लाजमी है और अब 24 जुलाई से लोगों को दुकानों के अंदर भी मास्क पहनना लाजमी है। बरतानिया में बाकी आबादी की निस्बत एशियाई और सियाफाम लोग वायरस से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। ऐसे में एक ऐसा मास्क बनाना और भी अहम हो गया था जो सनी के ससुर जैसे अफराद को वायरस से महफूज रख सके। मैं समझता हूँ कि जब हम खुद को बचाते हैं और अपनी हिफाजत करते हैं तो ऐसे में हम दूसरों को भी महफूज रख रहे होते हैं। मैं तो हर किसी को यही मशवरा दूंगा कि वो मास्क पहन कर रखें, इसमें सबकी भलाई है। इस नए मास्क के मुअत्तरिफ अब सिर्फ दर्शन सिंह और उनकी बिरादरी नहीं रही, बल्कि सनी को दुनिया भर में ऑर्डर मिल रहे हैं। मुझे सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कई मुल्कों से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। लगता है कि इस साल हमें कहीं बाहर जाते हुए बोट आई से ज्यादा ये फिक्र होगी कि हमने मास्क ठीक से पहना है या नहीं। हमारे फेसबुक पेज पर आए, वहां आपको वीडियो रिपोर्ट्स, तज्जिये और अहम खबरें सब मिलेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारा हैंडल है @BBC उर्दू। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आजकल इंग्लैंड के दौरे पर आई हुई है। कल यानी बुध को दोनों टीमें मैनचेस्टर में अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही हैं। BBC उर्दू ने बोल्ड ओपिनियंस के उन्वान से सीरीज शुरू की है, जिसमें क्रिकेट रिपोर्टर अहमद नकवी और नक्काद ऐमन फैसल इस दौरे के अहम लम्हात के बारे में बात करेंगे।
آج دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم سے کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں. ابھی ایون کیونکہ obviously کرکٹ تو شروع نہیں ہوئی ہے, ہمارے پاس میچ کے بارے میں کوئی بات کرنے کی نہیں ہے, مگر آپ آج کل والے جو سیگمنٹ ہے میڈیا واچ, اس پہ صحافیوں پہ نظر ڈال رہی ہیں. Do you have anything interesting to share? تو عامر wasn't initially going for the tour کیونکہ ان کی یہاں خوشخبری تھی تو وہ رکے ہوئے تھے کہ میں اس انگلینڈ کے ٹور پہ نہیں جاؤں گا. انگلینڈ کے ٹور پہ پھر حارث رؤوف آئی تھنک وہ کووڈ پازیٹیو آ گئے ہیں, they needed a replacement. Amir had a daughter, congratulations to him. پریکٹس میچ میں اگر آپ فالو کر رہی ہو تو دیکھا ہوگا کہ سہیل خان وکٹوں پہ وکٹ لے رہے ہیں. ہمارے پاس عباس نسیم اور شاہین ہیں, آلموسٹ گارنٹیڈ ہے کہ مصباح سہیل خان کو پک کریں گے. تو سوال میرا یہ ہے کہ سہیل کیا پوری اپنی اسپیل کرا پائیں گے یا ہم 3 بولروں کے ساتھ کھیلیں گے؟ آپ سہیل کو لیں یا آپ فہیم اشرف کو لیں, کھیلنا تو آپ نے 3 بالروں کے ساتھ ہی. بھائی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 3 فاسٹ بالرز ایک اسپنر لے آئیں. اگر آپ مطلب سہیل کے ساتھ جو ڈر یہی ہے کہ وہ ہر دفعہ آپ انہیں کھلاتے ہیں, اسپیشلی ان آسٹریلیا جب آپ نے عباس کو بھی ڈراپ کر دیا تھا, عمران خان کو کھلایا تھا کیونکہ وہ پریکٹس میچ میں چل رہا تھا, ابھی پریکٹس میچ میں چل رہے ہیں. یہ کتنا ڈر لگ رہا ہے کہ عباس کو نہیں کھلائیں گے؟ اگر سے مطلب آپ پریکٹس بھی تو اپنی ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں, کون سا آپ نے انگریزوں کے ساتھ پریکٹس کی ہے, لائک ہاؤ از دس گڈ ریفلیکشن. لیکن ایسا پاسبل ہے کہ وہ عباس کو ڈراپ کر کے سہیل کو کھلا لیں. اور آخری میں بابی سے کیا امیدیں ہیں آپ کی؟ ہمارا تو پورا مڈل آرڈر ہی بیٹھ جانا ہے اگر سے بابر صاحب نہیں چلے تو. مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ مطلب ہماری ٹیم کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ چل جائے گا تو باقی بوائز تھوڑا ایزی لے لیں گے. اور ابھی ویسے ہی تھنگ از کہ ہم جتنی بھی تنقید کریں, انگلینڈ کی ٹیم ابھی کافی ویک ہے. مطلب ویسٹ انڈیز سے بھی 1 ٹیسٹ تو ہار گئی, اور ٹاپ آرڈر مڈل آرڈر تو ہے ہی نہیں. انہوں نے بس مطلب وہی وائٹ بال والے بندے ڈال دیے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں ٹیم کی بولنگ آئی تھنک اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے زیادہ تر. اٹ ول بی کہ کون زیادہ کم بری بیٹنگ کرتا ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki. آج سے ابین میں اتنا ہی. آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹویٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu دیکھتے رہیے. آج پروگرام میں موجود جو موضوعات تھے ان پر تفصیل بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ پر ملے گی. عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے.